लगा बेटा लगता है। हेलो सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात को आगे बढ़ाते हुए जो खास चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपके सामने इस हेडिंग में दिख रही है। देखिए, आज की क्लास की जो कुछ हेडिंग्स मुझे डिस्कस करनी है वो आपके सामने मौजूद हैं। आज की कक्षा की जो हेडिंग है वो है निर्वचन के उद्देश्य। इसमें देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि निर्वचन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी या कानून के जो निर्माता हैं वो जब कानून को लेट डाउन करने के बाद या अधिनियमित करने के बाद में लागू कर देते हैं और लंबे समय बाद हमें उस कानून के शब्दों की व्याख्या की या उन लेजिस्लेटिव बॉडी ने उन शब्दों को क्यों रखा था, उन आंसुओं को जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के वो मेंबर हमारे सामने मौजूद नहीं होते हैं जो उस कानून को फ्रेम करते हैं। इसलिए हमें जनरली उस प्राकृतिक मीनिंग को जानना होता है निर्वचन के माध्यम से। और कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि निर्वचन के दौरान प्राकृतिक अर्थों से हम किसी विधि के शब्द की वास्तविकता या सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें निर्वचन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एज ए वीपन या एक हथियार के रूप में या एक साधन के रूप में कंस्ट्रक्शन या अर्थान्वयन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो देखो, मैंने पिछली कक्षा में आपके साथ जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अर्थान्वयन जो है वो निर्वचन का एक साधन है, एक वीपन है, एक उपकरण मात्र है। और इसकी आवश्यकता हमें वहाँ पड़ती है जहाँ विधि के शब्दों का जो प्राकृतिक अर्थ है उससे किसी प्रकार की विसंगति, असंगतता या किसी प्रकार का जो है इनजस्ट जो है अन्याय पनपने की गुंजाइश होती है। ऐसी सिचुएशन में हम अर्थान्वयन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, इस हेडिंग में मैंने आपके सामने जो बात रखी है वो है संविधियों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उनका स्पष्टतः एक्सप्रेसली या विवक्षित इम्प्लाइडली से क्या है ये निर्धारित करना। तो देखो, निर्वचन का पहला उद्देश्य, तो यहाँ देखो विधि में प्रयुक्त जो भाषा है या प्रयुक्त किए गए जो शब्द हैं उनका ठीक शब्दकोश के लिहाज से वे सारे अर्थ निकल सकते हैं जो उनके हो सकते हैं। जैसे प्रत्येक शब्द के बारे में हम कहते हैं कि शब्द का जो विवक्षित जो मीनिंग है वो अलग हो सकता है और उसका जो स्पष्ट या प्रत्यक्ष मीनिंग है वो अलग हो सकता है। तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड मीनिंग या यूँ कहें कि प्रत्यक्ष, स्पष्ट या विवक्षित अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन का प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि विधि में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का वास्तव में क्या मीनिंग है और वो वास्तविक मीनिंग जो है वो एक्सप्रेसली, स्पष्टतः या अभिव्यक्ततः क्या है और इम्प्लाइड मीन्स अंडरस्टूड उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो कानून में रखे गए शब्दों का एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड जो मीनिंग है वो जानने के लिए स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कानून में रखे गए शब्दों का एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड मीनिंग जानना संविधियों के निर्वचन का प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। दूसरी बात देखिए आपके सामने जो है वो ये है कि न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट विधान के अर्थ को निर्धारित करना। तो देखिए, कानून जो है वो सामान्य और विशिष्ट, स्पेसिफिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य कानून के शब्दों का अर्थ जो है वो हमें सामान्य रूप में लेना होता है और विशिष्ट कानून के शब्दों का जो मीनिंग है वो हमें विशिष्टतया लेना होता है। तो स्पेसिफिक अगर किसी कानून का निर्माण किया गया है तो उसमें रखी गई शब्दावली का जो विशेष अर्थ है उस अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जानने का कार्य जो है वो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही या निर्वचन के माध्यम से ही संभव है। ये विधियों या संविधियों के निर्वचन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तीसरी बात देखिए आप, इसमें जनहित व सामाजिक हित को बढ़ावा देना। देखो, यहाँ बहुत ही पुराने समय से ही समाज में कानून का निर्माण होता रहा है और कानून का निर्माण करने का महत्वपूर्ण
उद्देश्य जो है वो जनहित या समाज हित ही है। तो जिस उद्देश्य से हम किसी कानून को फ्रेम करते हैं तो उस कानून का जो अर्थ लिया जाए वो भी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही या उस मोटो या ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाना चाहिए। तो यहाँ तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य हम इंटरप्रिटेशन का जो मान सकते हैं वो ये है कि हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जनहित या समाज हित को बढ़ावा दे सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि विधि की प्रतिपादना के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो जनता का हित करना है या समाज के हित को बढ़ावा देना है। इसलिए इन दोनों विधि के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कायम करने के लिए हम निर्वचन को अंजाम देते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य वाद के तथ्यों का पता लगाना। देखो, आज हम साइंटिफिक दौर में जी रहे हैं, हम विज्ञान के दौर के विद्यार्थी हैं और विज्ञान के दौर में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे अपन निर्वचन की बात करें चाहे अपन अर्थान्वयन की बात करें, हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं उसकी वास्तविक सच्चाई जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी हम किसी मामले में अगर शब्दों की सच्चाई को जानना चाहते हैं या किसी मामले की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आज हम लॉ को एक एज ए साइंस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और वाद के तथ्यों को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम किसी भी सिस्टम में या किसी भी प्रणाली में वाद मामले के तथ्यों को या फैक्ट्स को ठीक से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम उनकी सच्चाई को या उनकी जो वास्तविकता है उसको नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ जो चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य मैंने आपके सामने रखा है वो है वाद के तथ्यों का पता लगाना। फिर देखिए, पांचवी बात इसमें इस बात का पता लगाना कि उन परिस्थितियों में विधान ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्यविधि को आसिद्ध किया है। देखिए, लेजिस्लेटिव बॉडी किसी भी कानून को पारित करती है या विधानमंडल किसी भी कानून को अधिनियमित करती है तो उस अधिनियमित करने के समय विधानमंडल का उस कानून के माध्यम से कोई न कोई उद्देश्य या आशय पूर्ति का इरादा होता है। और कानून को लेट डाउन करने वाले जो विधायक हैं या विधायिका हैं वो ये काम नहीं कर सकती। ये कानून फ्रेम करके न्यायाधीशों के हाथ में सौंपती हैं और न्यायालयों से या न्यायाधीशों से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे या किन परिस्थितियों में उस विधान को लागू करेंगे या किन परिस्थितियों में लागू करके उस विधान के माध्यम से कौन से उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का प्रत्येक कानून के प्रतिपादन से पहले होता है। तो यहाँ देखिए, पांचवा जो ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखा है वो है इस बात का पता लगाना कि उन परिस्थितियों में विधान ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्यविधि को आसिद्ध किया था। कहने का मतलब ये है कि निर्वचन के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि विधायिका ने कानून के अधीन न्याय करने वाले न्यायाधीशों से क्या अपेक्षा रखी है। ये बात जानना भी निर्वचन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। छठी और अंतिम जो ऑब्जेक्टिव है वो है विद्यमान परिस्थितियों में व्याख्याकार की व्याख्या की प्रयोज्यता जानना। देखो, जब भी विभिन्न सर्कमस्टांसेस में या परिस्थितियों में न्यायाधीशों के सामने मामले आते हैं, किसी भी विधि के अधीन न्यायाधीश उस मामले को निपटाते हैं तो उन्हें एक तरह से उन परिस्थितियों के संगत उस कानून की व्याख्या करनी होती है। तो जब भी कोई न्यायाधीश किसी विधिक शब्दावली की व्याख्या करने के लिए बैठते हैं या न्यायालय की बेंच बैठती है तो उस समय उनके सामने जस्टिस को कायम करने के लिए या जजमेंट देने के लिए उनके सामने अनेकों अल्टरनेट या विकल्प होते हैं, लेकिन वो उनमें से किस खास विकल्प का चुनाव करते हैं, इस बात का निर्धारण भी हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस वीडियो में अपन ने जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं कि निर्वचन के माध्यम उद्देश्य जो है वो क्या क्या है या निर्वचन के माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आप इसमें देखिए, पहला मैंने आपके सामने लिखा है संविधियों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उनका स्पष्टता या विवक्षित आशय क्या है ये निर्धारित करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य मैंने आपको बताया कि न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट विधान के अर्थ को निर्धारित करना दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, जनहित व सामाजिक हित को बढ़ावा देना। चौथा, वाद के तथ्यों का पता लगाना। पांचवा, इस बात का पता लगाना कि उन परिस्थितियों में विधान ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्यविधि को आसिद्ध किया है।
और छठा है विद्यमान परिस्थितियों में व्याख्याकार की व्याख्या की प्रयोज्यता जानना है। तो इस यहाँ से निर्वचन के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर बहुत निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो केस लॉ के साथ इन 6 हेडिंग्स को हम डिटेल कर सकते हैं। तो ये थे निर्वचन के महत्वपूर्ण या प्रमुख उद्देश्य। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।